Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 64. In this worksheet, we are going to continue our chapter French Revolution from History. हमारा chapter रहेगा French Revolution and we have discussed some question based on this chapter in the last worksheet too. पिछली worksheet में भी हमने कुछ question discuss किए थे. In today's worksheet, we are going to discuss शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. आज की इस वर्कशीट की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों रहेगी. पॉजिटिव साइड इज दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन सिंगल वर्कशीट, यानी कि एक ही वर्कशीट में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं. बट द नेगेटिव साइड इज दैट दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी. ये वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है. नाउ लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज वर्कशीट नंबर 64, आर सब्जेक्ट सोशल साइंस SST एंड डेट 10th of December 2020. Our chapter the French Revolution we are going to revise in this worksheet. In this worksheet, total 15 questions are given. We are going to begin with the first question. Who were the members of Jacobin Club? हमें बताना है कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन कौन लोग थे. सो फर्स्ट, शॉपकीपर्स एंड द आर्टिसंस. सेकंड, लेस प्रोस्पेरस पार्ट ऑफ द सोसाइटी. लेस प्रोस्पेरस पार्ट ऑफ द सोसाइटी मीन्स द लोअर मिडिल क्लास लोग थे, वो मेंबर थे. और थर्ड ग्रुप था पीजेंट्स एंड द पुअर वर्कर्स. दे वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब. सेकेंड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टू फिलोसफर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमें दो फिलोसफर्स के बारे में बताना है जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. फर्स्ट वन वाज द जॉन लॉक. जॉन लॉक अपोज द डिवाइन पावर ऑफ द किंग. डिवाइन पावर जो थ्योरी थी उसको अपोज किया था. डिवाइन पावर थ्योरी क्या होती है कि एट दैट टाइम द किंग और द रूलर दे यूज टू यूज दिस थ्योरी. वो इस थ्योरी को यूज किया करते थे कि हमें ईश्वर से, गॉड से सुपर पावर प्राप्त है, हमें ईश्वर ने भेजा है. सो जॉन लॉक अपोज दिस बेसलेस थ्योरी को अपोज किया था. सेकंड, ही ऑल्सो चैलेंज्ड द एम्परर्स राइट्स. एम्परर्स के जो एब्सोल्यूट राइट्स थे, यानी बिना कंट्रोल के जो राइट्स थे, उसको अपोज किया था कि देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द एम्परर टू, यानी कि उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल होना जरूरी है. सेकेंड फिलोसफर वॉज रूसो. रूसो वॉज इन द फेवर ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल. वो लोगों के इक्वल राइट्स के फेवर में थे. सेकंड, रूसो इंस्पायर्ड द पब्लिक टू फाइट फॉर देयर राइट्स. उन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को कि अपने राइट्स के लिए फाइट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, हु वाज ओलंप डी गूज. ओलंप डी गूज कौन थी? ओलंप डी गूज वॉज ए फ्रेंच राइटर. वो एक फ्रेंच राइटर थी एंड शी वॉज एन एडवोकेट ऑफ वीमेन्स राइट्स के पक्ष में थी वो. शी वॉज इन द फेवर ऑफ द वीमेन्स इक्वल राइट एंड हर मोस्ट फेमस वर्क वॉज टू प्रिपेयर वीमेन्स राइट एंड वीमेन्स सिटीजन चार्टर. उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था कि उन्होंने वीमेन्स सिटीजन चार्टर है वो प्रिपेयर किया था एट दैट टाइम. लेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर शी वॉज ऑल्सो हैंग्ड. जो रॉबस्पियर का जैकोबिन गवर्नमेंट का जो रोल था उसमें उनको भी लटका दिया गया था. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. Why was the rule of Robespierre in France is referred to as the Reign of Terror? रॉबस्पियर के रूल को रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन भी कहा जाता है. क्यों? During his rule he closed the churches. अपने रूल के दौरान he closed all the churches, most of the churches को बंद करवा दिया था. And their buildings were made into barracks और offices. और उनकी बिल्डिंग को बैरक या फिर ऑफिसेज बना दिए गए थे. सेकंड, रॉबस्पियर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड हिज पॉलिसीज. अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया था. ही वॉज नॉट इन द मूड टू लिसन एनीवंस. वो किसी की नहीं सुनते थे. एंड थर्ड, ड्यूरिंग हिज 1 year रूल थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एग्जीक्यूटेड. और उसके 1 साल के दौरान हजारों लोगों को मार दिया गया था. एंड ड्यू टू विच his allies also become his enemies and his term is referred as reign of terror. इसीलिए इसको reign of terror या आतंक का शासन कहा जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन, how was the life of women in French society? हमें बताना कि फ्रेंच सोसाइटी में जो women's life थी वो कैसी थी. So the women's condition during that time was not so good,
बहुत अच्छी नहीं थी. वीमेन डिडेंट हैव द सेम राइट्स एज मैन, दे डिडेंट हैव द इक्वल राइट्स, उनके इक्वल राइट्स नहीं होते थे. मोस्ट ऑफ द वीमेन डिडेंट हैव अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग. ज़्यादातर वीमेंस को एजुकेशन के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, एंड दे वर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू हर ओन बिजनेस है, खुद के बिजनेस है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. एंड दे वर नॉट अलाउड टू गेट द वोकेशनल ट्रेनिंग भी वो नहीं ले सकते थे. थर्ड, द वेजेज ऑफ द वर्किंग वीमेन वर लोअर देन मैन. इसके अलावा वेजेस के बेस पे भी डिफरेंस थे. दे वर पेड लेस फॉर द सेम वर्क के लिए उनको कम वेतन दिया जाता था. मोस्ट ऑफ द वीमेन इन द थर्ड एस्टेट वर्कड फॉर अ लिविंग. मोस्ट ऑफ द वीमेन जो थर्ड एस्टेट में थे उनको आउटसाइड वर्क भी करने होते थे फॉर देयर ऑन लिविंग. लाइक दैट दे यूज टू स्टिच वेव, वॉश्ड क्लोथ्स, सेल फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स इन द मार्केट्स. यानी कि ऐसे काम करके उनको अपनी लिविंग को, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना होता था. सो ओवरऑल वी कैन से दैट देयर कंडीशन वॉज नॉट सो गुड एट दैट टाइम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन. डिस्क्राइब द 3 estates of the France. This one is also very important question for 3 marks. At that time, at the time of the French Revolution, the French society was divided into 3 estates. 3 estate में डिवाइड की गई थी फ्रेंच सोसाइटी. फर्स्ट एस्टेट, द फर्स्ट एस्टेट इन फ्रांस इंक्लूडेड द क्लर्जी. क्लर्जी मीन्स पादरी. ओके, दे हैड कंट्रोल ओवर 10% ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री. यानी 10% जो लैंड थी उन्हीं के कब्जे में थी. एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, यानी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था. सेकेंड एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ नोबल्स. नोबल्स जो कोर्टियर्स थे वो इसमें शामिल थे. एंड दे वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, यानी कि उनको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. थर्ड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ बिजनेसमैन, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग शामिल थे. थर्ड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, कोर्ट वर्कर्स, लॉयर्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबरर्स, स्लेव्स. यानी इसमें किसान, दास, वकील, व्यापारी सब शामिल थे इसमें. एंड ओनली द थर्ड एस्टेट हैड टू पे ऑल द टैक्सेस. और थर्ड एस्टेट को सारे टैक्सेस देने पड़ते थे. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसका एक बड़ा कारण ये भी था दैट द थर्ड एस्टेट पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट कंडीशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द वर्ल्ड. यानी कि हमें बताना है कि द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को क्या दिया है. It was the first national movement in the world that adopted ideas like freedom, equality, brotherhood. ये पहला ऐसा मोमेंट था जिसने फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड की बात की थी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड्स वर गिवन टू अस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें ये आइडियाज़ मिले. सेकेंड, इट प्रोमोटेड द नेशनल मूवमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो नेशनलिज्म उस वक्त नहीं होती थी कि नेशनलिज्म मीन्स द लव टुवार्ड्स द नेशन, वो फीलिंग इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फैली थी. थर्ड, इट प्रोपगेटेड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री विच लेटर बिकम द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ पीपल बिफोर लॉ. और इसने एक और कंसेप्ट दिया था दैट वाज द इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल. और अभी जो हम कानून के सामने सभी बराबर होंगे जिसकी बात करते हैं वो कंसेप्ट हमें इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है. सो दीज आर द लेगेसीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 8th वन. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमें कारण बताने हैं. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट कॉज, इन्फ्लेशन वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द लुइस 16 रूल. लुइस 16 के रूल के दौरान इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी. सो द पीपल वर नॉट सेटिस्फाई विद द रूल, और द रूलर के साथ वो सेटिस्फाई नहीं थे. सेकेंड, देर वॉज अनरेस्ट ड्यू टू द फ्रीक्वेंट वॉर्स. लगातार युद्ध हो रहे थे तो वहाँ पर अशांति थी. एंड द रॉयल ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, और रॉयल ट्रेजरी खाली हो चुकी थी. थर्ड, द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स वॉज पैथेटिक. ड्यूरिंग दैट पीरियड the situation was quite pathetic, especially of the farmers and the peasants due to the high taxes. Taxes बहुत ज़्यादा थे तो farmers की condition थी वो भी अच्छी नहीं थी. So they were not satisfied with the rule. Fourth, the third estate had to pay all the taxes.
थर्ड स्टेट को ही सारे टैक्सेस देने होते थे, एंड दैट्स वाई दे वर ऑल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इसमें। फिफ्थ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी दैट वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रही थी, एंड दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द रूलर। सिक्स्थ जो कारण था, ड्यू टू फेमाइन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी अकाल के कारण या बढ़ती जनसंख्या के कारण, देयर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री एंड दैट वर्सन्ड द सिचुएशन, खाने की फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है और इससे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। सेवंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज वॉज द वीकनेस ऑफ द लुइस 16। लुइस 16 वॉज ए वीक रूलर, और यही सबसे बड़ा कारण था, ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल ऑल दीज सिचुएशन, इस सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड दैट रिजल्टेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वन, व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुइस 16 एक्सेशन, यानी लुइस 16 जब रूलर बनता है, किंग बनता है, उस वक्त फ्रांस की इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। फ्रांस इकोनॉमिक कंडीशन वॉज वेरी बैड एट दैट टाइम, काफ़ी ख़राब थी। द रॉयल ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, रॉयल ट्रेजरी जो शाही खजाना था वो खाली हो चुका था। द एक्सपेंसेस वर इंक्रीज ड्यू टू द कंटिन्यूस वॉर, और लगातार कंटिन्यूस वॉर्स के कारण एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो बढ़ते जा रहे थे। लेटर इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन ड्यू टू फेमाइन, और जब सूखा पड़ता है तो उसके कारण ये कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। नाउ द 10th क्वेश्चन, व्हाट वाज द डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। फ्रांस में डायरेक्टरी रूल क्या था, ये हमें एक्सप्लेन करना है। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट्स ऑफ द इलेक्टेड काउंसिल, यानी जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन री एस्टेब्लिश्ड और एस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट्स ऑफ द इलेक्टेड काउंसिल, यानी कि एक नया प्रयोग किया जाता है, वो था कि इलेक्टेड काउंसिल बनाई जाएगी। एंड दिस काउंसिल वॉज ए 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव कॉल्ड द डायरेक्टरी, और उस काउंसिल में 5 मेंबर्स होते थे। इट मीन्स दैट कि एक रूलर नहीं होता था, 5 रूलर थे, एंड दैट वॉज नोन एज डायरेक्टरी, उसको डायरेक्टरी कहा जाता था। ऑल्दो द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरेक्टरी रूल वॉज ऑल्सो अनसक्सेसफुल, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रहा था। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, हु वर सेंस क्लॉथ्स। सेंस क्लॉथ्स कौन थे, इसको हम हिंदी में बोलेंगे सो क्लॉथ। सो हु वर द सेंस क्लॉथ, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वोर स्ट्रिप्ड ट्राउजर विद नो नीज लाइक वर्कर्स, वो वर्कर्स की तरह एक स्पेशल ट्राउजर्स पहना करते थे विद नो नीज, बिना घुटने वाले। एंड दिस वॉज डन टू सेपरेट दमसेल्स फ्रॉम द नोबल्स, कि ये इसलिए किया गया था ताकि वो नोबल से अलग दिखे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस दे वर ऑल्सो कॉल्ड सेंस क्लॉथ्स, इसलिए उनको सेंस क्लॉथ्स कहा जाता था। सेंस क्लॉथ्स एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है बिना घुटने वाला, क्योंकि उनकी ड्रेस ऐसी थी तो इसलिए जैकोबिन्स को कहा जाता था सेंस क्लॉथ्स। नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन, what is the main difference between a monarch government and the republic government। हमें डिफरेंस बताना है कि मोनार्क गवर्नमेंट और रिपब्लिक गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। मोनार्क गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की, राजतंत्र। मोनार्की मीन्स द रूल ऑफ ए किंग, मोनार्की का मतलब एक राजा का रूल, राजतंत्र, राजा का तंत्र। इन मोनार्की रूल द हेड ऑफ द कंट्री इज द एम्परर एंड इट इज़ ए पोस्ट बेस्ड ऑन बर्थ, कि मोनार्की सिस्टम में राजा ही सब कुछ होता है, और ये जो पोस्ट होती है ये बाय बर्थ होती है, यानी कि वी नीड नॉट टू इलेक्ट दैट वन, हमें इलेक्ट नहीं करना होता। लाइक दैट हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, ऐसे होता ना। सो फॉर एग्जाम्पल मुगल रूलर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनार्की सिस्टम। रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, द हेड ऑफ द कंट्री इन द रिपब्लिक इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और रिपब्लिक में जो हेड होता है कंट्री का वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ स्लेव्स इन फ्रांस इन द 18th सेंचुरी, हाउ वाज इट अबॉलिश्ड। हमें स्लेव्स की स्टेटस बतानी है और उसके बाद बताना है कि हाउ द स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन फ्रांस। द कंडीशन ऑफ स्लेव्स in France was pathetic.
दे डिडंट हैव एनी राइट्स, उनके पास कोई राइट्स नहीं थी, एंड दे वर नॉट इवन फेड प्रॉपरली एंड वर्क गिवन एक्सेसिव वर्क्स, उनको ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था और वर्क बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। ऑल्दो एट दैट टाइम लोड्स ऑफ पीपल वर इंगेज इन द स्लेव ट्रेड, में काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे, एंड द इकोनॉमी ऑफ एंटायर यूरोप वॉज बेस्ड ऑन द स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड पर ही उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी। क्यों थी? बिकॉज दे वर यूज्ड एज ए वर्कर्स इन द प्लांटेशन फार्मिंग, जो प्लांटेशन फार्मिंग की जाती थी उसमें एज ए वर्कर ये स्लेव ही काम करते थे। सो ये वहाँ की इकोनॉमी का बेस हुआ करते थे। सो एंड ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी का एंड कैसे हुआ? द कन्वेंशन ऑफ 1794 passed legislation relating to the freeing of slaves located in the French colonies, यानी 1794 में एक legislation पास होता है and that ended the slavery in France. This law remained in force for only 10 years, यानी कि 10 साल तक ही केवल टिक पाता है ये कानून। 10 years later in 1804 नेपोलियन resumed slavery, और नेपोलियन इसको दोबारा शुरू कर देते हैं। In 1848 slavery was completely और finally abolished in the French colonies, लेकिन finally ये ख़त्म होती है in 1848 में। Now let's move to the 14th question. When and how did France become a constitutional monarchy after Louis XVI? Louis XVI के बाद कैसे फ्रांस एक constitutional monarchy बनता है? The France was declared a constitutional monarchy इन 1791 में उसको डिक्लेयर किया जाता है। द पावर्स वर डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में पावर्स है वो डिवाइड कर दी जाती है, एंड द एम्प्रेस पावर्स वर ऑल्सो रिड्यूस्ड, और जो एम्प्रेस की पावर्स थी वो भी कम कर दी जाती है। 15th क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रांस, और इट कैन बी आस्क्ड लाइक दैट, व्हाट is the contribution of Napoleon Bonaparte in the यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, ये हमें बताना है। सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपोलियन री एस्टेब्लिश्ड द मोनार्की, ही एंडेड और अबोलिश्ड द डेमोक्रेसी जो नई थी उसको ख़त्म कर दिया, एंड ही री एस्टेब्लिश्ड द मोनार्की इन फ्रांस। नेपोलियन अबोलिश्ड बर्थ वेस्ट प्रिविलेजेस होते हैं स्पेशल राइट्स, उनको ख़त्म कर दिया। ही एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी ऑफ लॉ, जिसकी बात हम आज करते हैं वो बहुत पहले नेपोलियन कर चुका था। ही अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम ऑल्सो, फ्यूडल सिस्टम उसको भी ख़त्म कर दिया। ही ऑल्सो मेड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द ट्रेड है उसमें भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए थे। ही इज़ नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूरोप, उसको यूरोप का आर्किटेक्ट आज भी कहा जाता है। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द एंटायर यूरोप, पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ था वो नेपोलियन के कारण हुआ था। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।